नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन संकट पर यूएनएससी में भारत का बयान, तुरंत हो राजनयिक बातचीत, सैन्य कार्रवाई ठीक नहीं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट हो चुकी है रवाना, समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने रूस के फैसले को बताया चार्टर का उल्लंघन, सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव 2022, मुख्यमंत्री योगी बोले इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसे से भाजपा राशन और बिजली दे रही है। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 4 दिन में 20 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी, मोदी और शाह बनाएंगे माहौल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तुरंत हो राजनयिक बातचीत, सैन्य कार्रवाई ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती तल्खी और युद्ध के गहराते संकट के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पक्षों के बीच कूटनीतिक और राजनयिक बातचीत का आह्वान किया है। भारत ने कहा है कि सैन्य वृद्धि हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता। वहीं यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि रूस यूक्रेन संकट की तत्काल प्राथमिकता डी एस्केलेशन है और सीमा पर सैन्य वृद्धि हमारे लिए सही कदम नहीं हो सकता। हम सभी पक्षों से संयम का आह्वान करते हैं। हम आश्वस्त हैं कि ये मुद्दा केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। हमें तनाव को कम करने की कोशिश करने वाली पार्टियों द्वारा हाल ही में की गई पहलों को जगह देने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट हो चुकी है रवाना। जी हाँ दोस्तों, रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ान सुबह रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि 200 से ज्यादा सीटों की क्षमता वाले ड्रीम लाइनर B787 विमान को विशेष अभियान के लिए तैनात किया गया है। ये वापसी में आज रात दिल्ली में उतर जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने रूस के फैसले को बताया चार्टर का उल्लंघन, सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। उन्होंने रूस के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का भी यह हनन है। पुतिन के ऐलान के बाद तनावपूर्ण हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है, और इसमें भारत की ओर से भी रूस के कदम को लेकर बयान दिया जाएगा। यूएन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका, फ्रांस और उसके सहयोगी देशों की ओर से सोमवार को यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। ताजा जानकारी के अनुसार ये बैठक एक खुले सत्र वाली होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी बोले कि इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसे से भाजपा राशन और बिजली दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्षी दलों पर खूब वो बरसे और उन्होंने कहा कि इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसों से हम गरीबों को राशन और बिजली दे रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में ईद बकरीद पर ही बिजली रहती थी, होली दिवाली पर बिजली नहीं रहती थी। एक आतंकी के अब्बा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक बना दिए गए हैं जो आजमगढ़ में प्रचार कर रहे हैं। सपा मुखिया मौन है। उन्होंने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप सबको बुलेट ट्रेन चाहिए था या फिर पंचर साइकिल। उन्होंने कांग्रेस को रावण की सेना बताया और वो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सरेनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के लिए समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 दिन में 20 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी, मोदी और अमित शाह बनाएंगे माहौल। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री व शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ 4 दिन में ताबड़तोड़ 20 जनसभाएं करके गोरखपुर बस्ती मंडल के मतदाताओं को साधेंगे। वो रोड शो भी करेंगे और दोनों मंडलों में विधानसभा की 41 सीटें हैं। इन पर 6वें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। 6वें चरण के चुनाव से पहले भाजपा ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। गोरखपुर बस्ती मंडल का चुनाव भी इसी
इसी चरण में होना है। सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि 26, 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च को योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो भी कर सकते हैं और इसका खाका तैयार कर लिया गया है। छठवें चरण का चुनाव प्रचार 1 मार्च को शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा और इससे पहले ही 41 विधानसभा सीटों से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। योगी शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भी हैं, लिहाजा शहर के मतदाताओं से संवाद वो करते रहेंगे। घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक छठवें और 7वें चरण के चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही कैंप करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करके यहीं से चुनाव प्रचार में वो निकलेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथे चरण का मतदान कल लखीमपुर खीरी और रायबरेली सीटों पर होगी नजर। कानून मंत्री सहित कई मंत्री हैं मैदान में। जी हां दोस्तों, चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का दौर सोमवार को शाम समाप्त हो गया है और 23 फरवरी को कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। वर्ष 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 में से 51 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना तय है और आपको बता दें कि ये सीटें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 में से 51 सीटें भाजपा ने जीत ली थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। दिल्ली में चलेंगी और तेज हवाएं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्यों में है बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा 22 फरवरी की शाम तक पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है और इसके चलते इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है। वहीं 22 और 23 फरवरी को पहाड़ियों पर छिटपुट भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार से 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे 4000 रुपए। कब और कैसे, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए की 10 किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है और आखिरी 10वीं किस्त के पैसे 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर किए गए थे। सभी पात्र किसानों को 2-2 हज़ार रुपए भेजे गए थे। 10वीं किस्त के रूप में सरकार ने किसानों के लिए कुल 20,900 करोड़ रुपए जारी किए थे। इसमें कुल 10.09 करोड़ से अधिक किसानों को कवर किया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को सता रहा है ये डर, इसीलिए कर रहा है खतरनाक कोशिश। चीन रहे सतर्क, ग्लोबल टाइम्स ने छापी खबर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में एक पैनल चर्चा में कहा कि भारत चीन के संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद इसीलिए बढ़ा है क्योंकि चीन ने दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते के उल्लंघन किया है। विदेश मंत्री के इस बयान पर चीनी सरकार का मुखपत्र समझे जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय सीमा विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की खतरनाक कोशिश कर रहा है और इससे चीन को सतर्क रहना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने एस जयशंकर के बयान पर रिपोर्ट छापी है, जिसमें अखबार ने लिखा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बहुपक्षीय मौके पर चीन भारत सीमा विवाद का 2 बार उल्लेख किया गया है, जहां चीन मौजूद नहीं था। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ताकत का फायदा उठाकर खुद को आगे बढ़ाने और सीमा मुद्दे पर आगे से खेलने की कोशिश कर सकती है। ऐसे खतरनाक प्रवृत्ति से चीन को सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, भारत से डर रहा है चीन और मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की खबर के हिसाब से भारत से डर रहा है चीन और भारत
के खिलाफ अब चीन को सतर्क रहने की कोशिश करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर किसी भी पल हमला कर सकता है रूस, एक्शन में है भारत समेत कई देश। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर है, तभी भारत ने अपने लोगों को वहां से निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। मौजूदा संकट में उनकी सुरक्षा बड़ी चिंता बनी हुई है। अब उन्हें यूक्रेन से निकालने के लिए भारत ने एयर इंडिया के जरिए 22, 24 और 26 फरवरी को विशेष उड़ानों की व्यवस्था की है। यूक्रेन में भारत का दूतावास भी फिलहाल एक्टिव मोड में है। यूक्रेन में ज्यादातर देश अपना दूतावास खाली कर रहे हैं क्योंकि वहां डर का माहौल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार गिराया। सीमा में घुसने की कोशिश कर रही 2 गाड़ियां तबाह, सेना का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से जारी तनाव रविवार को अचानक से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के 2 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया है, जो कथित तौर पर सीमा पार करके रूसी क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। रूस की सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की प्रेस सर्विस के हवाले से रूसी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रूसी सैनिकों और FSB बॉर्डर गार्ड्स ने 5 यूक्रेन सैनिकों को भी मार गिराया, जो अवैध रूप से रूसी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूएस ने चीन से रक्षा के लिए ताइवान को बेची मिसाइलें, ड्रैगन को लगी मिर्ची, 2 अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, चीन ने सोमवार को अमेरिकी डिफेंस सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजिंग ने लॉकहीड मार्टिन और रेथियन टेक्नोलॉजी पर ताइवान को हथियारों की बिक्री करने पर यह बैन लगाया है। चीन का कहना है कि ताइवान के साथ हथियारों के सौदे ने देश के सुरक्षा हितों और द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर कर दिया है। दोनों कंपनियों ने ताइवान को 7 फरवरी को $100 मिलियन के हथियारों की बिक्री का ऐलान किया और इसीलिए चीन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में ये कदम उठाया है। बता दें कि चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका, भारत से बढ़ा रहा है करीबियां, $2.5 अरब की मिली मदद। जी हाँ दोस्तों, चीन की तरफ से $4.5 अरब के कर्ज को चुकाने से राहत नहीं मिलने से श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। साल भर पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $5 अरब से ज्यादा हुआ करता था और ये $1 अरब तक अब आ चुका है। बता दें आपको कि डॉलर का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए से भी ज्यादा हो गया है। आपको बता दें कि एक तो सामान की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, दूसरी उसको खरीदने के लिए भी दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका को भारत की $2.5 अरब की मदद से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे कई वर्ष से चीन को श्रीलंका का सबसे अहम दोस्त साबित करने में जुटे थे, लेकिन जब चीन ने असली रंग दिखाना शुरू किया तो उन्हें भारत तारणहार नजर आ रहा है। नतीजे में अब श्रीलंका भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई में FIR, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ इटावा के सैफई थाने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र की सीमा के अंदर पत्रकारों को इंटरव्यू दिया था। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से इस बारे में रविवार को शिकायत की थी। इसके बाद रात करीब 8:45 बजे सैफई थाना में धारा 130 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्राथमिकी में कहा गया है कि मीडिया को बाइट देने के प्रसंग में उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी रण में सपा पर गरजे मुख्यमंत्री योगी, बोले एक आतंकी के अब्बाजान समाजवादी पार्टी के प्रचारक, राष्ट्र की कीमत पर राजनीति सही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दौर के मतदान समाप्त हो गए हैं। तीनों ही चरणों के चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। वहीं इन दावों के बीच चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को थमना है। बता दें कि यहां 23 फरवरी को 9 जिले की 59 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें रायबरेली भी शामिल है। वहीं चुनाव में अपनी जीत को धार देने के लिए प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली के हरचंदपुर में लालगंज कस्बे के बैसवारा इंटर कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सपा और अन्य विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इत्र वाले मित्रों के पास जाने वाले पैसों से हम गरीबों को राशन और बिजली दे रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में ईद बकरीद पर ही बिजली रहती थी, होली दिवाली पर बिजली नहीं रहती थी। एक आतंकी के अब्बाजान समाजवादी पार्टी के प्रचारक बना दिए गए हैं जो आजमगढ़ में प्रचार कर रहे हैं। सपा मुखिया मौन है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर मंडल से पूर्वांचल को साधेंगे राजनाथ सिंह व स्मृति ईरानी, करेंगे जनसभाएं। जी हां दोस्तों, मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गोरखपुर मंडल के कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खजनी विधानसभा क्षेत्र के भूमिधर डिग्री कॉलेज में जनसभा करेंगे और इसी दिन सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के मुरारी इंटर कॉलेज में भी रक्षा मंत्री जनसभा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महाराजगंज के सिसवा क्षेत्र के राम जानकी मंदिर परिसर में जनसभा करेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मायावती को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, खत्म नहीं हुई है बसपा, मुस्लिम वोट भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी भाजपा मायावती और उनकी पार्टी बसपा पर नरम रुख अख्तियार करती नजर आ रही है। दरअसल इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि यूपी में मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच की है। ऐसे में 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्यादा आक्रामक होकर चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। हालांकि इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है और उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जाटव वोट बसपा के साथ रहा है। टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि बसपा ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, मुझे विश्वास है कि उन्हें वोट मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये कितनी सीटों में तब्दील होगा, लेकिन बसपा को वोट मिलेगा। और अमित शाह ने कहा कि मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रायबरेली रैली में योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला, बोले बुलेट ट्रेन चाहिए या फिर पंचर साइकिल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को रावण भक्तों की संज्ञा दे डाली। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 साल से राम मंदिर नहीं बना सकी है। भाई बहन साथ में पट्टी बांधकर खुद को राम भक्त बताने का प्रयास कर रहे हैं। सपा के लोग कहते हैं कि वो भी राम मंदिर बना लेते। सपा के हाथ राम भक्तों के खून से सने रहते हैं, वो क्या राम मंदिर बनाएंगे। बहन जी तो बहुत व्यस्त रहती हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं है। अब यूपी के लोग तय करें कि बुलेट ट्रेन चाहिए या फिर पंचर साइकिल चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हथियारों के साथ ही तकनीकी रूप से भी लैस होंगे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना के बेस कैंप, रहेगा जबरदस्त पहरा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना को जारी रखने के लिए 13,020 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। इस संबंध में एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस फैसले से सीमा प्रबंधन, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय सीमा के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन ने जताई हमले की आशंका, अमेरिका ने कहा इसके गंभीर परिणाम होंगे। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच कभी भी युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूसी सेना 16 फरवरी को हमला बोल सकती है। इस बीच अमेरिका ने रूस को फिर चेताया है कि यदि रूसी सेना ने आक्रमण की कोशिश की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस हमले के डर से यूक्रेन ने बुधवार को डे ऑफ यूनिटी आयोजित करने की घोषणा भी कर दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने फेसबुक पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हमें बताया गया है कि यूक्रेन पर हमले की तारीख 16 फरवरी है और इस दौरान देश में बुधवार को एकता दिवस मनाने का भी ऐलान किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी, रूस समेत पूर्वी यूरोप में बढ़ सकते हैं कोरोना वायरस के मामले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि रूस और यूक्रेन समेत पूर्वी यूरोप के 6 देशों में पिछले 2 हफ्ते में कोरोना संक्रमण के नए मामले दोगुना हो गए हैं। संस्था के स्वास्थ्य अधिकारी इन देशों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। WHO के यूरोप क्षेत्र के प्रमुख डॉक्टर हांस क्लूगो ने बताया
किया कि मध्य एशिया के पूर्व सोवियत संघ तक फैले पूर्वी यूरोप के इस क्षेत्र में 53 देश आते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में किसानों ने फूका इमरान खान का पुतला, बोले अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है इमरान खान की सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में किसानों ने मंगलवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ मुल्तान में सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूका। उनका कहना है कि सरकार किए गए अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है। प्रांतीय सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में किसानों को इकट्ठा करने के मकसद से पाकिस्तान किसान ने 3 घंटे लंबा प्रदर्शन किया और यहीं बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन में भाग लिया। और डॉन न्यूज़ के मुताबिक ये किसान पंजाब के विभिन्न जिलों में एक नियंत्रित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता और किसानों के लिए बिजली की दरों को कम कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। मार्च में आएंगे पीएम मोदी, 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को करेंगे लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीति व औद्योगिक पैकेज से बदले माहौल के बीच मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में 25,000 करोड़ के निवेश का धरातल पर शुभारंभ करेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री को निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर पीएम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पर सहमति जताई है और ये जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी है।